एपिसोड 27। जवाब में मुझे जफर का कहकहा सुनाई दिया। वो थोड़ी देर तक हंसता रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, कौन है इस शहर में जो जफर के शिकार पर हाथ डाले? और अगर तुमने हाथ डाल ही दिया है तो फौरी तौर पर उसे मेरे हवाले कर दो। मैं पहली गलती उमूमन माफ कर दिया करता हूँ, अलबत्ता हाका करने के 2-4 हज़ार तुम्हें भी दे दूंगा। तुम शायद इस वक्त नशे में हो, मैं तुमसे फिर किसी वक्त बात कर लूंगा। मैंने उसे ताव दिलाया। कुत्ते के पिल्ले। जफर का पारा एकदम चढ़ गया। शायद तू नशे में है या किसी दूसरे मुल्क से आया है, वरना मुझसे इस अंदाज में बात करते हुए तो पुलिस के आला अफसरान भी घबराते हैं, मुझसे भी घबराते हैं। मैंने टुकड़ा लगाया। ज्यादा बकबक मत कर। तू समझता है कि ज्यादा देर तक मुझसे छुपा रहेगा? मेरे आदमी 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे ढूंढ निकालेंगे, फिर मैं तुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ के रख दूंगा। यार जफर, तुम इतने बड़े सेठ हो गए, मगर अब तक अपने आबा अजदाद के पेशे की बू बाकी है तुम में। अब तुम कहोगे कि निचोड़ने से पहले तुझे भट्टी पर चढ़ाऊंगा, फिर 5 किलो वजनी इस तरह से प्रेस करूंगा। जवाब में उसने गलीज गाली दी और बोला, जितना बोलना है बोल ले, जिस दिन मुझे मिल गया तेरे टुकड़े कर दूंगा। अच्छा बकवास बंद, मुझसे सौदा करते हो या मैं फोन बंद कर दूं? थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। शायद वो गुस्से की ज्यादती के सबब कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो सुलगते हुए लहजे में बोला, बोल क्या कहता है? तुम अकबर से 50 लाख वसूल करोगे ना? मुझे सिर्फ 25 लाख दे देना। ठीक है। खिलाफे तवक्को ने फौरन ही रजामंदी का इजहार कर दिया। रकम कब और कहाँ चाहिए? इतनी फुर्ती मत दिखाओ, मैं इतना अहमक भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। वक्त और जगह का तयन मैं बाद में करूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद किया और टेलीफोन बूथ से बाहर आ गया। मैं वहां से निकलकर सामने वाले होटल में जा बैठा। अपनी गाड़ी मैंने होटल की पिछली गली में खड़ी कर दी थी। मैं देखना चाहता था कि जफर के आदमी कितने फुर्तीले हैं। जफर ने फोन कॉल के बारे में एक्सचेंज से मालूम कर लिया होगा और अब उसके आदमी वहां पहुंचने वाले होंगे। मुझे गाड़ी वहां से हटाने और होटल तक पहुंचने में बमुश्किल 10 मिनट लगे होंगे कि स्याह रंग की एक सीडान आंधी तूफान की तरह वहां पहुंची और टेलीफोन बूथ के करीब पहुंचकर उसने जोरदार ब्रेक लगाए। मैं होटल में ऐसे रुख पर बैठा था कि शीशे के दरवाजे से सामने का मंजर पूरी तरह दिखाई दे रहा था। ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक ही आदमी था। वो सीडान का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा तो मैं चौंक उठा। वो कराची का बदनाम गुंडा शहबाज था। वो सरहद के किसी इलाके का रहने वाला था, मगर कई बरसों से कराची में मुकीम था। उसने टेलीफोन बूथ में झांक कर देखा, इधर उधर मोहतात अंदाज में नजरें दौड़ाई, फिर बूथ में दाखिल हो गया। मैं समझ गया कि वो जफर को अपनी नाकामी की इत्तला दे रहा है। मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया था। कॉफी पिए बगैर मैंने टेबल पर 10 रुपए का एक नोट रखा और बाहर निकलकर फुर्ती से उसके सीडान में बैठ गया और खुद को दोनों सीटों के दरमियान छुपा लिया। ऐसा करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। देखा भी होगा तो यही समझा होगा कि मैं अपनी ही गाड़ी में बैठ रहा हूँ। बूथ से बाहर निकलकर वो उसी तूफानी रफ्तार से एक तरफ रवाना हो गया। मेरा दिल गोया दिमाग में धड़क रहा था और चेहरा पसीने में शराबोर था। अगर शहबाज इत्तेफाकन भी पिछली सीट पर नजर डाल लेता तो यही सीडान मेरी कब्र बन जाती। गाड़ी अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर नॉर्थ नाजाबाद की तरफ दौड़ रही थी। उसने जो ही बोर्ड ऑफिस से गाड़ी बाएं तरफ मोड़ी, मैंने अचानक पिस्तौल निकालकर उसकी गुद्दी पर रख दिया। हिलने की कोशिश मत करना शहबाज खान, वरना पूरा रिवॉल्वर तुम्हारी सुअर की तरह पली हुई गर्दन पर खाली कर दूंगा। उसने अकबनुमा आईने की तरफ देखा, फिर विंड स्क्रीन पर नजरें जमा दी। मैंने उसे यूनिवर्सिटी रोड चलने को कहा तो उसने बिला चूचरा गाड़ी का रुख यूनिवर्सिटी रोड की तरफ मोड़ दिया। सुनसान इलाके में पहुंचते ही मैंने उसे गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और रिवॉल्वर से उसे टहोका देकर गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। वो गाड़ी से बाहर आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो खासा दराज कद और मजबूत तनोतोश का मालिक है। मैंने उसे दूसरी तरफ मुंह करने का हुक्म दिया और आगे बढ़कर अचानक रिवॉल्वर के दस्ते से उसके घुटने पर जोरदार जरब लगाई। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया, मगर अपनी चीख को हलक में घोंट लिया। मैंने रिवॉल्वर एक मर्तबा फिर तोला और उसके दूसरे घुटने पर भी वार कर दिया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने निहायत सफाकी से एक वार उसके होठों पर किया और सामने के कई दांत तोड़ डाले। वो अब तकलीफ की शिद्दत से करहाने लगा था। मैंने उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी कलाई पकड़कर इतना जोरदार झटका दिया कि उसका हाथ कंधे के पास से उतर गया। मैंने दूसरा हाथ भी नाकारा किया और उसे मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटकर गाड़ी में डाल दिया। मैं खुद स्टीयरिंग पर बैठा और गाड़ी उसी तूफानी रफ्तार से दौड़ाता हुआ सब्जी मंडी तक ले आया। वहां निस्बतन एक सुनसान मकाम पर गाड़ी छोड़कर मैं पैदल एक तरफ निकल गया और एक पीसीओ से जफर का नंबर डायल करके सिर्फ इतना कहा कि अपने जिस कुत्ते को तुमने मेरे पीछे भेजा था वो जख्मी हालत में सब्जी मंडी के नजदीक अपनी गाड़ी में पड़ा है, उसे वहां से उठवा लो वरना वो मर जाएगा। इतना कहकर मैंने फोन बंद किया और एक रिक्शा पकड़कर वहां पहुंच गया जहां मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। मैं जफर को यकीन दिलाना चाहता था कि जो शख्स उससे टकराया है वो किसी भी तौर उससे खौफजदा नहीं है। अब मैं अकबर को जल्द अज जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना चाहता था। मैंने घड़ी देखी। अकबर के बाप को फोन किया आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। मैंने फिर एक पब्लिक फोन बूथ से उन्हें फोन किया। पहली घंटी बजते उन्होंने रिसीवर उठा लिया। मेरी आवाज सुनते ही वो बोले, मैं रकम देने के लिए तैयार हूँ,
अब तुम ये बताओ कि रकम कहाँ वसूल करोगे और मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा? आप पहले 50 लाख ले आइए। नोट छोटे और इस्तेमाल शुदा होने चाहिए। और हाँ, ये कहना तो फजूल है कि पुलिस को इत्तला देने की हिमाकत मत कीजिएगा, वरना आपका बेटा जिंदा तो क्या, आपको उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आप रकम का बंदोबस्त करें, बकिया तफसीलात मैं कल इसी वक्त बताऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अकबर सख्त बोरियत के आलम में टहल रहा था। जाते हुए एहतियातन मैं अपने फोन का कनेक्शन ऐसी जगह से काट गया था जहां से बासानी उसे जोड़ा जा सकता था। उसने यकीनन फोन करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं रिसीवर थोड़ा सा उठा हुआ छोड़ा था। उस वक्त रिसीवर बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। मैंने अकबर से पूछा, तुम चेक कब दे रहे हो? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। चेक तो मैं अभी दे दूंगा, मगर चेकबुक तो मुझे घर से लेना पड़ेगी। इसकी भी एक तरकीब है, तुम मेरे साथ बैंक चलकर वहां से लूज चेक भी ले सकते हो या फिर नई चेकबुक बनवा लो। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि मुझे 15 लाख अकबर से मिलेंगे और 25 लाख जफर से, फिर 50 लाख अकबर के वालिद भी देंगे। इस तरह गोया एक हफ्ते से भी कम अरसे में मैं मुल्क के इन दुश्मनों को 90 लाख का नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि कॉल बेल की करख्त आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने अकबर को दूसरे कमरे में जाने का हुक्म दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुलते ही 3 आदमी दंदनाते हुए अंदर घुस आए। उनमें से 2 के हाथों में रिवॉल्वर थे, तीसरा खाली हाथ था, मगर मुझे यकीन था कि वो भी मुसल्लह होगा। मैं हैरान था कि ये लोग कौन हैं। मेरे लिए यह फैसला करना भी मुश्किल था कि ये बेलमंडू के आदमी हैं या जफर के या फिर अकबर के बाप ने इनकी खिदमत हासिल की हैं। कौन हो तुम और यूं बिला इजाजत मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? अकबर कहाँ है? उनमें से एक ने सफाक लहजे में पूछा। कौन अकबर? ज्यादा बकवास नहीं चलेगी। वही आदमी गुर्रा कर बोला जो खाली हाथ था। वही शायद उन दोनों का लीडर भी था। जफर के मुंह से शिकार छीनना शेर के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ है। अरे यार, तुम्हारी उर्दू तो बहुत जबरदस्त है। ये भी तो हो सकता है कि हाथियों से गन्ना छीनना और बंदर से नारियल छीनना भी बहुत मुश्किल है। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारना चाहा, मगर मैं झुकाई देकर बच गया। हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने इत्मीनान के लिए मेरे फ्लैट की तलाशी ले सकते हो। ये मैंने इसलिए कहा था कि मुमकिन है जब वो तलाशी ले तो मुझे उन पर गालिब आने का मौका मिल जाए। अभी मेरी बात पूरी हुई ही थी कि दरवाजे के पास से किसी ने डपट कर कहा, अपने रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। वो आवाज सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा क्योंकि वो तैमूर की आवाज थी। उन दोनों ने रिवॉल्वर फेंक दिए। तैमूर अंदर आ गया। उसके पीछे ग्लोरिया को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। तुम लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तैमूर ने हुक्म दिया। उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे दीवार की तरफ फेर लिए। तैमूर ने आगे बढ़ के उन तीनों की खोपड़ियों पर बारी बारी रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। वो कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर आ गिरे। उनके गिरते ही मैंने तैमूर से पूछा, यार तुम तो हवालात में थे, फिर? ये सब ग्लोरिया का कमाल है। वो हंसकर बोला, मैं एक आला सरकारी अफसर को माजी में ब्लैकमेल करती रही हूँ। वो बेचारा अभी तक इस बात से लाइल्म है कि तंजीम ने मुझे निकाल दिया है। मैंने उसी को कॉल की और कहा कि मेरा एक आदमी फला फला थाने की हवालात में है। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो बाहर ना आया तो उसकी जगह तुम होगे हवालात में। बस मेरी ये धमकी काफी थी। उसने ना जाने तैमूर को रिहा कराने के लिए कैसे कैसे जतन किए होंगे, किस किस की खुशामद की होगी, मगर 1 घंटे के अंदर अंदर तैमूर जेल से बाहर था। तैमूर अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। फिर वो धीमे लहजे में बोला, अंदर कमरे में कोई है? उसके साथ ही उसने रिवॉल्वर भी निकाल लिया। मैंने हंसकर कहा, हाँ, वहां रज़ाक भाई का बेटा अकबर है। रज़ाक भाई? वो मशहूर ताजर जो? हाँ, वही रज़ाक भाई। अब तुम पूछोगे कि उसका बेटा यहाँ क्यों मौजूद है। मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर पहले ग्लोरिया से उसकी कहानी तो सुन लूं। हाँ, इस वक्त तो वो कहानी है। अगर बेलमुंडू का वो हमला कामयाब हो जाता तो ट्रेजेडी बन जाती। ग्लोरिया हंसकर बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जैक को भी ठिकाने लगा दिया और अली मुराद से कहा कि उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दो। तुमने उससे सूटकेस मंगवाया था, वो जैकब की लाश गाड़ी में डालकर ले गया। मेरा ख्याल है कि उन ट्रांसमीटर्स में कोई ऐसी डिवाइस पोशीदा थी जिससे बेलमंडू को हमारी पनागाह का इल्म हो गया। अली मुराद के जाने के कुछ ही देर बाद खुदा डिनू भी 1 घंटे की छुट्टी लेकर चला गया। फिर मैं और फर्डी वहां तन्हा रह गए। ये तो तुम्हें इल्म है कि वहां बेड नहीं थे और हम लोग फर्श पर सोते थे। मेरी कुव्वत समात आम आदमी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। फर्श पर लेटने की वजह से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कुछ गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं। आवाज 1 से ज्यादा गाड़ियों की थी, वरना मैं फिक्रमंद ना होती और समझती कि शायद अली मुराद या तुम में से कोई वापस आया है। बस मेरी छठी हिस्स ने बर वक्त मुझे चौंकिन्ना कर दिया और मैं एक रिवॉल्वर और राइफल लेकर फुर्ती से बंगले की छत पर पहुंच गई। फिर मैं टैंक की ओट में छुपकर बैठ गई। चंद ही मिनट बाद मेरे खदशे की तस्दीक हो गई। आने वाली 2 जीपें थी और उनमें 4 आदमी सवार थे। मेरे लिए वो चेहरे बिल्कुल अजनबी थे। वो सब मकामी थे। अगर उनमें जैफ न होता तो शायद मैं उन पर हमला भी ना करती और यही समझती कि ये शायद अली मुराद या खुदा डिनू के मेहमान हैं। जैफ कौन? तैमूर ने पूछा। जैफ हमारी ही तंजीम का एक आदमी है।
वो अमूमन हॉलैंड में रहता है, उसे यकीनन बेलमंडू ने बुलाया होगा। मैंने सोचा अगर ये जीपों से उतर के बंगले के इर्द गिर्द फैल गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अकेले इनका मुकाबला कैसे कर सकूंगी। उसका हल यही था कि मैं उन्हें जीपों से ही ना उतरने दूं। मैंने आगे वाली जीप के ड्राइवर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली विंडस्क्रीन तोड़ती हुई उसकी खोपड़ी में बेबस हो गई। वो अचानक सरासीमा हो गए। जीप की रफ्तार बराए नाम थी, इसीलिए वो लहराकर एक दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर के साथ ही जेफ बैठा था, मगर वो कमबख्त बला का फुर्तीला निकला। ड्राइवर को गोली लगती उसने जीप से छलांग लगा दी और जीप के नीचे घुसता चला गया। पिछली सीट पर बैठे दोनों आदमी भी कूदकर उतर गए। मैंने पोजीशन थोड़ी सी तब्दील करके उनमें से एक की टांग पर रिवॉल्वर से फायर किया, फिर तेजी से अपनी जगह छोड़ी और तीसरी जानिब से तीसरे आदमी की टांग को राइफल का निशाना बना दिया। दूसरी जीप पहले रुक चुकी थी और वो लोग बंगले पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, मगर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जख्मी होने वाले दोनों आदमी झपट कर दूसरी जीप पर चढ़ गए। मैं चाहती तो उन दोनों की खोपड़ियां भी उड़ा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जेफ ने बरक रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ी और उचक कर दूसरी जीप में सवार हो गया। फिर उस जीप के ड्राइवर ने उसे फुर्ती से रिवर्स किया और वो लोग आनन फानन फरार हो गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि जेफ बचकर निकल गया। उनके जाने के बाद मैं नीचे आई तो फर्डी दहशतज़दा अंदाज में बैठा हुआ था। मैंने उसे तसल्ली दी कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, दोनों ट्रांसमीटर्स उठाए, वो सब चीजें जेब में रखी। ड्राइवर स्टीयरिंग पर सर औंधाए पड़ा था। पहले मैंने उसकी लाश वहीं फेंकने का इरादा किया, फिर यह सोचकर उस पर अमल ना किया कि अगर बाद में पुलिस आ गई तो खुदा डिनू और अली मुराद उसके कत्ल में मुलविस हो जाएंगे। मैंने उसे भी उठाकर पिछली सीट पर डाला। अगली सीट से विंडस्क्रीन के टूटे हुए टुकड़े और ड्राइवर का खून साफ किया, फिर अंदर जाकर फर्डी को उठाने की कोशिश की, मगर वो खासा वजनी आदमी है, मुझसे उठ ना सका। अचानक मुझे साइकिल का ख्याल आया जो पोर्च में एक तरफ खड़ी थी। मैं वो साइकिल लेकर आई, फर्डी को उसके करियर पर बिठाया और जीप तक ले गई। फिर मैं उसे जीप में बिठाकर वहां से रवाना हो गई। मैं जानती थी कि जेफ दोबारा ज्यादा मंसूबाबंदी से हमलावर होगा। मैं आबादी की तरफ जाने के बजाय वीराने की तरफ निकल गई। 2-3 मील चलने के बाद मुझे गड्ढा दिखाई दिया। मैंने पहले ड्राइवर की लाश को उस गड्ढे में लुढ़काया और दोनों ट्रांसमीटर्स निकालकर उन्हें एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से खूब अच्छी तरह रेजा रेजा कर दिया और वो रेजे भी समेटकर उस गड्ढे में फेंक दिए। पिछली सीट से भी ड्राइवर के खून के धब्बे साफ किए और हर तरफ से मुतमईन होने के बाद वापस रवाना हो गई। मैं फौरी तौर पर वहीं जा सकती थी जहां मेरे बंगाली मुलाजिम ने बंगले को हॉस्टल बना दिया है, मगर उसकी नौबत ही ना आई। मैं जो ही आबादी में दाखिल हुई, मुझे अकबनुमा आईने में वो जीप दिखाई दी जिसमें जेफ फरार हुआ था। मैंने उस जीप को नंबर प्लेट से पहचाना। मेरा सहन तेजी से काम कर रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फौरी तौर पर मुझे एक रिटायर्ड जेलर का ख्याल आया। वो कभी हमारे लिए काम करता था, मगर रिटायर होने के बाद हमारे लिए नाकारा हो गया था। मैंने फौरी तौर पर उसके बंगले का रुख किया। वो बंगला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे देखकर वो हैरान रह गया। फिर जब मैंने उससे कहा कि 2-4 दिन के लिए मुझे और मेरे साथी को जेल भिजवा दो, तो वो मजीद हैरान हुआ, मगर मेरे इसरार पर उसने पुलिस को फोन कर दिया। फिर मौजूदा जेलर से भी बात हुई। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक मोबाइल वैन हम दोनों को जेल ले गई। उस वक्त भी जेफ मेरा पीछा कर रहा था। हमें आम कैदियों की तरह जेल में बंद कर दिया गया, मगर वैसा सुलूक नहीं हुआ। मैंने कामरान को वहीं से फोन किया था। यहाँ का नंबर भी मुझे अली मुराद ने दिया था। मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रह सकती थी क्योंकि मुकाबले पर बेलमंडू है। आम कैदियों की तरह मुझ पे बाहर आने जाने की पाबंदी नहीं थी। मैंने मलीर के दूरफ्तादा इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया और एक दिन फर्डी को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। मैंने वहीं 2 मुसल्ला चौकीदार नजीर और सिकंदर मुलाजिम रख लिए। दोनों आर्मी के रिटायर्ड हैं। वो फर्डी की देखभाल भी करते हैं और चौकीदारी भी। मोहम्मद अली सोसाइटी की वो कोठी अभी तक बिकी नहीं है। मैंने स्टेट एजेंट से बात की थी। मालिक उसके 26 लाख मांग रहा है, मगर मेरा ख्याल है 18 से 20 में सौदा हो जाएगा। मैंने एडवांस के तौर पर एजेंट को 1 लाख रुपए दे दिए हैं। आज शाम को सौदा फाइनल हो जाएगा। तुम वो सौदा फाइनल कर लो। मेरे पास फिलहाल 9 लाख रुपए हैं। बकिया रकम तुम अली मुराद से ले लो। मैं अभी उसे फोन किया देता हूँ। मैंने अली मुराद को फोन कर दिया कि ग्लोरिया जितनी रकम मांगे उसे मेरे सूटकेस में से निकाल कर दे देना। सौदा तो बाद में फाइनल होगा, पहले इन मरदूदों का कुछ बंदोबस्त करो। मैंने तैमूर से कहा। मेरा इशारा उन आदमियों की तरफ था जिन्हें कुछ देर पहले तैमूर ने बेहोश किया था। इसका सीधा साधा हल है। ग्लोरिया मुस्कुराई। हम अकबर को लेकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तुम पुलिस स्टेशन फोन कर दो कि 3 आदमी तुम्हारे फ्लैट में चोरी की नियत से दाखिल हुए थे, मगर तुमने उन्हें बेहोश कर दिया है। पुलिस उन्हें खुद ही उठाकर ले जाएगी। यूं भी तुम्हें सुलिये में पहचाने नहीं जा रहे हो, इसीलिए पुलिस की तरफ से बेफिक्र रहो। ये तजवीज मुझे पसंद आई। मैंने फौरी तौर पर अकबर को उन लोगों के साथ रवाना कर दिया। उनके जाते ही मैंने पुलिस को भी कॉल कर दी। 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। बेहोश होने वाले अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने मेरा बयान लिया, फिर उन तीनों को गिरफ्तार करके ले गया। मैं जानता था कि वो लोग 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की हिरासत से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जफर उन्हें ज्यादा देर वहां रहने नहीं देगा। ये फ्लैट भी अब मेरे लिए मखदूश हो गया था। हैरत तो मुझे ये थी कि इतनी जल्दी जफर को अकबर की यहाँ मौजूदगी का इल्म कैसे हो गया।
फिर मैंने फौरी तौर पर अपना जरूरी सामान समेटा और फ्लैट को ताला लगाकर वहां से निकल गया। अब मेरा रुख भी उस मकान की तरफ था जहां ग्लोरिया और फर्डी मुकीम थे। वहां जाते हुए मैंने हर मुमकिन एहतियात की थी कि कोई गाड़ी मेरे ताक़ुब में ना हो। किसी ने भी मेरा ताक़ुब नहीं किया। जफर शायद अपने बदमाशों को वहां भेजकर मुतमईन हो गया था कि वो ना सिर्फ अकबर को वहां से निकाल लेंगे बल्कि मुझे भी गिरफ्तार करके उसको हुजूर पेश कर देंगे। मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी मुझे हर लिहाज से पसंद आई थी। हमने उसके 3 कमरों को साउंड प्रूफ करा दिया। उन्हीं में से एक कमरे में अकबर को रखा गया था। मैंने सोचा अकबर को जफर के हवाले करने के बजाय उसके बाप से सौदेबाजी कर लूं, बाद में जफर से भी बात कर लूं, या बैक वक्त दोनों से बात हो सकती थी। मैंने पीसीओ से पहले अकबर के बाप को फोन किया। वो रकम लिए तैयार बैठा था। मैंने सोचा ग्लोरिया को वसूलियाबी के लिए भेज दूंगा। मैंने ग्लोरिया से बात की तो वो बोली कि मैं अकबर को भी साथ ले जाऊं। बुड्ढे से रकम लेने के बाद अकबर को दोबारा अगवा किया जा सकता था, वरना वो रकम कभी ना देता। फोन पर भी उसने यही कहा था। मैंने तैमूर और ग्लोरिया को रज़ाक भाई का फोन नंबर दिया और उनसे कहा कि अपने तौर पर वक्त और जगह का तयन कर लो। उनके जाने के बाद मैं भी कोठी से निकल आया। मुझे रास्ते में एक पीसीओ नजर आया तो मैंने गाड़ी रोकी और अंदर जाकर जफर का नंबर डायल किया। इस मर्तबा फोन किसी लड़की ने उठाया। जफर लाइन पर आया तो मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम मुसलसल हिमाकतें कर रहे हो जफर। अपने उन तीनों आदमियों को गुलशन इकबाल के थाने से छुड़ा लो जिन्हें तुमने भेजा था। और हाँ, अब मैं अकबर के बदले 25 की जगह 30 लाख लूंगा। ये एक तरह से पेनल्टी है तुम पर। हरामजादे, मैं तुझे देख लूंगा। ये बता तुझे रकम कहाँ चाहिए? जफर दांत पीस कर बोला, ये तुमने पहले भी कहा था, मगर अपने बदमाश भी भेज दिए थे। पर यार, भेजे ही थे तो जरा जानदार आदमी भेजते। वो तो गनीमत जानो कि मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना पुलिस उनकी लाशें ही वहां से उठाती। मजीद बात अब बाद में होगी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम कोई हिमाकत नहीं करोगे, वरना मैं तावान की रकम मजीद बढ़ा दूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद किया और बाहर आ गया। मैंने वो तमाम गुफ्तगू इंग्लिश में की थी, इसीलिए पीसीओ वाला भी कुछ नहीं समझ सका होगा। मगर मैं जो ही गाड़ी में बैठा मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक आरास्ता कमरे में था। सजावट के लिहाज से वो कमरा मुझे ड्राइंग रूम लग रहा था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो वो वाकई ड्राइंग रूम ही था और मैं एक सोफे पर पड़ा था। सोफे की पुश्त पर 3 आदमी खड़े थे। वो शक्लों से ही बदमाश लग रहे थे। मैंने सोचा, इस दफा बुरे फंसे कामरान मियां, इस मर्तबा जफर ने तुम्हें शिकस्त दे दी। फिर मेरी नजर सोफे के एन सामने पड़ी। वहां दूसरे सोफे पर बावकार और खुशपोश सा एक आदमी बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मुझे डॉक्टर इरफान कहते हैं। वैसे तो मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और कुत्तों का स्पेशलिस्ट कहलाता हूँ, मगर बाज़ औक़ात इंसानों का भी इलाज करता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर, मैंने खुशदिली से कहा। फिर मैंने महसूस किया कि उन लोगों से एक हिमाकत सरजद हो गई है। उन्होंने मेरी जैकेट की जेब से रिवॉल्वर नहीं निकाला। ये जानकर मुझे बहुत तकवीयत पहुंची। अब मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम फिर जफर जैसे बड़े आदमियों का एहतराम करना सीख जाओगे। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, यार मैं भी अपनी सादत से बहुत परेशान हूँ। इस बदतहजीबी की वजह से शुरफा मुझे बर्दाश्त नहीं करते। जल्दी से लगाओ वो इंजेक्शन मुझे। बहुत चहक रहे हो, मेरे सर पे खड़े बदमाशों में से एक बोला और उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। डॉक्टर इस दौरान में इंजेक्शन तैयार कर रहा था। फिर वो सिरंज लेकर मेरी तरफ बढ़ा और अपने आदमियों से बोला, इसे मजबूती से जकड़ लो। वो लोग जो ही मेरी तरफ बढ़े, मैं कलाबाजी खाकर फर्श पर गिर गया और एक जख्म में दूसरे सोफे के पीछे पहुंचकर रिवॉल्वर निकाल लिया। एक के बाद दीगरे 3 फायर किए। वो तीनों 1 मिनट से भी कम अरसे में जहन्नुम रसीद हो गए। डॉक्टर इस दौरान में वहां से फरार हो गया था। मैं मोहतात अंदाज में बाहर निकला तो 2 आदमी रिवॉल्वर लिए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने 2 गोलियां उनके सीनों में भी उतार दी और दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। मैं लॉन उबूर कर रहा था कि मुझे खिड़की में मारिया दिखाई दी। मैं हैरान रह गया। वो जल्दी से बोली, कामरान साहब, आप यहाँ? इन लोगों ने मुझे भी अगवा करके यहाँ कैद कर रखा था। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लें। उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने अपने शाने से उस पर 2-3 ज़रबे लगाई तो पट उखड़ गया। मैं मारिया को देखकर यह भी भूल गया कि दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर कोई और भी वहां आ सकता है। मारिया बाहर निकली और बोली, चलें, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलें। यहाँ कितने आदमी थे? मैंने पूछा। डॉक्टर इरफान समेत 6 आदमी थे। मैंने 5 आदमियों को हलाक कर दिया है और डॉक्टर इरफान अभी अपनी गाड़ी में फरार हो गया है। वो हंसकर बोली। मैंने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखना चाहा, मगर मारिया ने झपट कर रिवॉल्वर मेरे हाथ से छीन लिया। अपने हाथ उठाओ और मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ, उसने सर्द सफाक लहजे में कहा। मगर मारिया, मैंने कुछ कहना चाहा। शट अप, उसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। अब तक हमारे साथियों ने अकबर को भी तुम्हारी उस मेम के कब्जे से निकाल लिया होगा। तुम खुद को समझते क्या हो मिस्टर कामरान? जफर साहब के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर वो मेम कहकर ग्लोरिया का हवाला ना देती तो शायद मैं यही समझता कि वो मुझसे ब्लफ कर रही है, मगर उसकी बात से अंदाजा हो रहा था कि वो सच बोल रही है। उन लोगों ने वाकई अकबर को छुड़ा लिया होगा।
अकबर अब तक राजा के पास पहुंच चुका होगा। मैं मुस्कुराकर बोला, मैं राजा को भी जानता था। वो बज़ाहिर शिप ब्रेकिंग का कारोबार करता था, मगर दरअसल वो भी जराइम पेशा था और बहुत ज़बरदस्त फाइटर भी था। वो उमूमन गिडानी में रहता था, मगर दिखावे के लिए उसने न्यू कराची में एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर भी खोल रखा था। फिर मारिया ने अचानक मेरे सर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। वो ज़रब एन उसी जगह लगी जहां उससे पहले चोट मारी गई थी। मैं फिर लहराया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया। आखिरी एहसास यह था कि मारिया चीख चीख कर किसी को आवाज़ दे रही थी। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया।